हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अगर मैं बात करूं तो ये अपना सेल है। सेल के बीच न्यूक्लियस होता है ना। सेल के बीच न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, है ना। अंदर को पड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अंदर पड़े होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अंदर क्या पड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोम्स लिखा है मैंने, क्रोमो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 का जोड़ा होता है, 23 करके ऐसे जोड़ा होता है, 23 और 23 ऐसे करके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर किसी माँ को HIV एड्स है तो वो उस बच्चे में ट्रांसफर हो गया, है ना। थ्रू प्लेसेंटा जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें अपना ये कोई भी डिसऑर्डर, मतलब मान लो एड्स चला गया या कोई और डिसऑर्डर चला गया, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट, जीन का इन्वॉल्वमेंट, कोई खराब डीएनए का इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी जो कि खराब है, म्यूटेटेड है ना, उसके जरिए अगर वो बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ऐसा ही होता है ना कि अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर होते हैं वो बच्चों में आगे जाते हैं ना। तो मान लो कोई पर्सन है जिसकी माँ को क्या है, मान लो उसको सिकल सेल एनीमिया है ना। उसको अगर सिकल सेल एनीमिया है तो मान लो वही चीज बच्चे में ट्रांसफर हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो खराब जीन माँ में था, या वो खराब जो डीएनए था या क्रोमोसोम कुछ भी जो खराब पड़ा हुआ था माँ में, उसके कारण वही डिजीज बच्चे में, वो डिसऑर्डर बच्चे में ट्रांसफर हो गया। तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। किसका? कौन इन्वॉल्व होगा? डीएनए इन्वॉल्व होना चाहिए, जीन कोई इन्वॉल्व होना चाहिए, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रोमोसोम्स उठ के इन्वॉल्व हो गया, नहीं, खराब म्यूटेटेड होनी चाहिए वो, है ना। अगर कोई खराब क्रोमोसोम है किसी में, अगर माँ बाप में खराब क्रोमोसोम है ना, या फिर कोई जीन खराब है माता पिता में और वही चीज बच्चे में चली गई, है ना, तो वो कैसे ट्रांसफर हुई? क्योंकि माँ बाप के वो जीन खराब थे, है ना, तो वही जीन आगे बच्चे में ट्रांसफर हो गए, तो इसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना। कोई और डिसऑर्डर हो गया, मान लो उसमें जीन, डीएनए या क्रोमोसोम किसी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो कोई और डिसऑर्डर है, तो उसे हम नहीं बोल सकते कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझ लिया आपने जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर आगे 2 टाइप का है। एक आ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक हो गया अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है जी, नाम से पता चल रहा है आपको, नाम में काम छुपा है। आ जाओ, ये अपना क्रोमोसोम है। 23 पेयर्स होते हैं। मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के बीच डीएनए होता है, मतलब ऐसे जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस जीन को मैं बाहर निकाल रही हूँ खींच के, और इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ, मैं इसको खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर को देखना है ना कि क्या डिसऑर्डर हुआ है, अंदर को क्या डिफेक्ट आया है ना। तो मान लो किसी कारण या यूवी रेज पड़ गई, है ना। अब यूवी रेज आ गई और इस क्रोमोसोम पे पड़ गई, है ना। उस बंदे की स्किन के अंदर यूवी रेज ने पेनिट्रेट करा, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर एडेनिन था और थाइमीन था, साइटोसिन था और ग्वानिन था, ये ऐसे पेयर कर रहे थे नाइट्रोजनस बेसिस। मान लो यूवी रेज आई, यूवी रेज के आने के कारण यहाँ पे एडेनिन की जगह पे साइटोसिन हो गया, तो पूरा का पूरा जीन खराब हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा जीन म्यूटेट हो गया, है ना। जीन म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे जीन खराब हो चुका है, तो इसे हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन, है ना। यहाँ पे जीन म्यूटेशन हुआ है, और ये होते हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसे हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, है ना। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर वैसा का वैसा है, लेकिन जो उसके अंदर जीन पड़ा हुआ है ना, जो डीएनए है, उसको आप बाहर निकाल रहे हो। उसको देखा कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर कर रहा था, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर कर रहा था, तब तक ये नॉर्मल था। जैसे ही उस बंदे की स्किन पे यूवी रेज ने मतलब पेनिट्रेट करा, ठीक है, जैसे ही यूवी रेज पड़ी, एडेनिन की जगह साइटोसिन हो गया। जैसे यहाँ पे सी आया, ये पूरा का पूरा जीन खराब हो गया, पूरा का पूरा टेम्पलेट चेंज हो गया, मतलब एक भी नाइट्रोजनस बेस का चेंज आना, ठीक है। और अब ये पूरा का पूरा जीन खराब हो गया। पहले एडेनिन थाइमिन था, साइटोसिन ग्वानिन था, अब क्या है, साइटोसिन थाइमिन हो गया, साइटोसिन ग्वानिन हो गया, है ना। तो कुछ भी है, जब आपके जीन में खराबी आ जाए, ठीक है,
क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे, क्रोमोसोम के नंबर में कोई अंतर नहीं आया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने को क्या बोलते हैं? तो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, वन और फ्यू क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, है ना। यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं हुआ ना ही ज्यादा हुआ है, सीधा जीन में खराबी आई है, तो जीन म्यूटेशन हुआ है कि, तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे इसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में ना आगे जीन, क्रोमोसोम और डीएनए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट अगर जीन में खराबी आ गई ना तो उसे हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से अलग है। जब क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या कम होता है ना, उससे क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं। जहां पर भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम हो ना, तो वहां पे समझ जाना कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि आपका जो जीन है उसमें खराबी आ गई है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया। अब आ जाओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या हो गया? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर caused due to the absence or excess of one or more chromosome. More chromosome मतलब change in नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इधर जीन की बात नहीं कर रहे, इधर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर आगे 2 टाइप का आता है, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 टाइप का है, एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा है हमारे पास सेक्स लिंक्ड, है ना। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई 2 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं ना, ऐसे ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस क्रोमोसोम के ऊपर जैसे ये जीन पड़ा हुआ है ऊपर, है ना, डीएनए कह लो, जीन कह लो, ठीक है। मान लो इस क्रोमोसोम पे एक ये वाला जीन जो है ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल जीन है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर जो जीन है वो म्यूटेटेड जीन है ना, खराब जीन है, ठीक है। तो अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, है ना, ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23 पे जो क्रोमोसोम होता है उसे हम ऑलोसोम्स कहते हैं, है ना, या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही कहा था मैंने। तो अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हम ये देखते हैं कि जो खराब जीन है वो किस क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, तो उसकी लोकेशन क्या है। तो हम लोग बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, तो ये 1 से लेकर 22 तक, 22 तक जो क्रोमोसोम्स है ना, 1 से लेकर जो 22 तक क्रोमोसोम है, अगर उस पर अपना जीन लोकेटेड है ना, तो इसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोम्स पे है, 1 से लेकर 22 तक, जहां पर भी इन क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर खराब जीन लोकेटेड है तो इसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी 2 चीजें आती हैं, रिसेसिव हो गया और डोमिनेंट, ठीक है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी 2 चीजें आती हैं, एक तो हो गया रिसेसिव, एक तो हो गया डोमिनेंट। अब मान लो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन पड़े हुए हैं वो दोनों खराब जीन है, डिफेक्टेड जीन, है ना, इधर भी डिफेक्टेड जीन, डीजी लिख दिया, डिफेक्टेड जीन पड़े हुए। बट डोमिनेंट में 2 चीजें हो सकती हैं, इधर को 2 आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस ले रही हूँ कि कौन डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा। जैसे यहाँ पर डोमिनेंट वो होता है जो सही वाला होता है ना। अब मान लो यहाँ पे नॉर्मल जीन था, है ना, ये जो 2 क्रोमोसोम है इनके ऊपर जो 2 जीन पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो जीन है वो भी नॉर्मल है और इस क्रोमोसोम पे भी जो जीन है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसी डोमिनेंट में अगर मैं सेकंड केस देखूं तो यहाँ पे मान लो एक जीन नॉर्मल है और एक डिफेक्टेड जीन है। तो अब जैसे यहाँ पे रिसेसिव है और यहाँ पे डोमिनेंट है, तो रिसेसिव की पहले मैं अगर बात करूं, अगर दोनों ही जीन खराब है तो जीन आगे खराब प्रोटीन बनेगा, है ना। अगर कोई डिसऑर्डर होता है किसी बंदे को तो उसके लिए 2 खराब जीन चाहिए। कैसे, मैं बताती हूँ। मान लो यहाँ पर दोनों जीन नॉर्मल पड़े हुए थे और दोनों जीन नॉर्मल होने की वजह से आगे नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, कोई बीमारी कॉज नहीं होगी क्योंकि जीन नॉर्मल है ना, तो बीमारी तो कॉज नहीं होगी ना। बट यहाँ पे क्या होगा, जहां पे एक जीन खराब है एक नॉर्मल है,
यहाँ पे क्या होता है ना, जो नॉर्मल वाला जीन है ना, जो नॉर्मल वाला जीन है ना, वो उतनी सही प्रोटीन बना लेता है। मान लो इसको 100% प्रोटीन चाहिए, है ना, इन दोनों को 100% प्रोटीन चाहिए। मान लो 50 ये बनाता, 50 ये बनाता, बट ये तो खराब है, ये 50% तो बना ही नहीं पाएगा, तो ये इसको क्या बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी कॉज करेगा? नहीं, ये जो नॉर्मल वाला जीन है ना, ये उतनी 100% प्रोटीन बना लेगा। ये इसको बोलेगा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं इतना काम कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर घर में कोई बीमार होता है तो एक भाई दूसरे भाई को बोलेगा कि तुम बीमार हो ना, कोई बात नहीं है, मैं खुद अकेला कमा लूंगा, तो ये वैसा वाला है। तो ये जो नॉर्मल वाला जीन होता है ना, ये उतनी सही प्रोटीन बना लेता है और इस वजह से बीमारी कॉज नहीं होती है। तो मतलब बीमारी कॉज करने के लिए दोनों जीन का खराब होना जरूरी है, मतलब रिसेसिव होना जरूरी है। अगर आप रिसेसिव हो तो आप बीमारी कॉज करोगे, है ना। अगर आप डोमिनेंट हो तो आप बीमारी काज नहीं करोगी। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक जीन खराब होगा या तो एक नॉर्मल होगा। जो दो नॉर्मल है वो तो बीमारी काज नहीं करेंगे, लेकिन जो एक नॉर्मल है और एक जो डिफेक्टेड जीन है उसमें भी आगे बीमारी काज नहीं होगी, क्योंकि इसका एक तो सही है ना, एक तो उतनी प्रोटीन बना लेगा जितना दूसरा नहीं बना सकता। तो बीमारी होने के लिए, कोई डिसऑर्डर होने के लिए दोनों जीन्स का खराब होना जरूरी है। हो गया, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन से हो गए? जो 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम पड़ा हुआ है ना, उसमें कोई खराबी आना, है ना, उसमें कोई खराबी आना, उसके जीन में कोई खराबी आना, जैसे कि एक्स और वाई क्रोमोसोम, है ना। अगर एक्स पे है तो उसे हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे, है ना। अगर वाई पे है तो उसे हम वाई लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। चलो आ जाओ, इसमें हम दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड दूसरा है हीमोफीलिया। ये दोनों ही रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब इनको बीमारी काज करने के लिए रिसेसिव होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों जीन खराब चाहिए इसके लिए। आ जाओ, अब जो कलर ब्लाइंडनेस की पहले हम बात कर लेते हैं। जो अपना कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है ना, जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसे क्या होता है, रेड और ग्रीन में कौन में दिक्कत आती है ना। इनको रेड और ग्रीन में कोई फर्क नजर नहीं आता है। तो कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट अकर्स इन अबाउट 8% मेल्स एंड 0.4% इन मेल्स, फीमेल्स, है ना। तो ये वाली बीमारी ज्यादा मेल्स में होती है। क्यों होती है अभी बताती हूँ मैं आपको। आ जाओ, अच्छी बात कर लेते हैं। पहले अगर मैं फीमेल की बात करूं और इधर मैं मेल की बात करूंगी। फीमेल में क्या होता है, ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, दो क्रोमोसोम पड़े हुए, इसका क्या होता है, एक्स और वाई होता है। इसका एक्स एक्स है और इसका एक्स वाई है। फीमेल में, ये जो फीमेल है इसमें जो एक जीन है, एक जीन इसका नॉर्मल है और एक जीन इसका खराब है, एक डिफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। और मान लो इसका एक जीन खराब है, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस है, डिफेक्टेड है, तो इस बेचारे पे तो कोई जीन होता ही नहीं है, नो जीन, है ना। तो अब देखो कहानी, अगर इसका एक डिफेक्टेड है, इसका अगर एक डिफेक्टेड है और एक नॉर्मल है तो क्या होगा, अभी क्या बताया था मैंने, डोमिनेंट वाली चीज बताई थी। अगर इसका एक खराब है तो ये बीमारी कॉज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला उतना सही प्रोटीन बना लेगा, है ना, इसको जितनी प्रोटीन चाहिए सही वो ये बना लेगा। तो इसमें कोई भी वो नो ब्लाइंडनेस, है ना, नो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें नो कलर ब्लाइंडनेस, है ना। बट इसका एक तो नॉर्मल है ना, तो इससे हम बोलेंगे कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, या इसे को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब मेल पे आ जाओ, इस बेचारे का एक डिफेक्टेड है जीन, है ना, एक डिफेक्टेड है, तो एक के पास तो जीन ही नहीं है, तो मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा और इसमें कोई भी कैरियर नहीं है मेल, और ये कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर मेल्स में क्यों होता है, 8% क्यों होता है, क्योंकि इनके पास जो जीन होता है ना एक्स वाई,
है ना, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मतलब इसका जो खराब जीन होगा ना वो एक्स पे प्रेजेंट होगा, इधर वाई पे तो कोई जीन ही नहीं होता। तो इसका अगर एक ही खराब है तो ये तो इसको तो खराबी आएगी ही ना, ये तो कलर ब्लाइंडनेस हो गई। बट फीमेल में ऐसा है कि अगर उसका एक खराब हुआ, एक सही भी है, तो उसको कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा, है ना, ये कोई बीमारी नहीं होगी इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल होगी, इसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही खराब है। तो मतलब इस फीमेल को ये डिसऑर्डर होने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए 2 खराब जीन चाहिए। तो अगर इसको यहाँ पे एक डिफेक्टेड जीन आ जाता तो दोनों में ही खराबी आ जाती, है ना। तो अगर इसका एक जीन, किसी भी फीमेल में अगर एक जीन खराब नहीं है, नॉर्मल है, तो उसमें वो डिसऑर्डर नहीं होगा। तो इसीलिए फीमेल्स में बहुत कम परसेंटेज है कलर ब्लाइंडनेस होने की, ठीक है जी। अब यहाँ पे होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाती हूँ। क्रिस क्रॉस समझते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, आ जाओ। ये नॉर्मल फीमेल है, हाँ जी, इधर को कलर ब्लाइंड मेल है, ये नॉर्मल है और ये कलर ब्लाइंड है। तो नॉर्मल है एक्स इन लिख देती हूँ मैं, है ना, और ये सी, ये कलर ब्लाइंड है, तो इधर को तो कोई जीन नहीं होता। अलग कैसे करते हैं, एक्स एन, ठीक है, इधर का भी अलग कर लो, एक्स सी, वही हो गया। अब ये एक ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों जैसा तो एक ही होगा। अब इनको F1 जनरेशन बना लो, F1 जनरेशन बना लो। F1 जनरेशन क्या है, इसको एक बार इसके साथ करवा लो, फिर एक बार इसके साथ करा लो। इसके साथ करवाया तो एक्स एन एक्स सी आया, फिर दूसरा क्या आएगा, एक्स एन और वाई आया, ठीक है। F1 जनरेशन आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एन एक्स सी, मतलब ये कैरियर बन गई। आई होप आपको नीचे विजिबल हो, ये कैरियर आ गई और अब मेल नॉर्मल बन गया, अब मेल नॉर्मल बन गया। कैसे? ये नॉर्मल फीमेल थी लेकिन ये नॉर्मल मेल नहीं था। लेकिन जब आप F1 जनरेशन बनाते हो, मतलब उसका जब आगे बेटा होगा तो बेटा नॉर्मल होगा, लेकिन बेटी में वो डिसऑर्डर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसका एक तो नॉर्मल है ना, लेकिन ये कैरियर है आप, ठीक है, वो वाला जीन बेटी में चला जाएगा, ठीक है, इसका बेटा नॉर्मल होगा। अब F2 जनरेशन बनाते हैं, चलो आ जाओ, F2 जनरेशन बना लेते हैं, F2 जनरेशन बना लेते हैं, आ जाओ। क्या आया था, एक्स एन एक्स सी, ठीक है, इधर को एक्स एन और वाई, है ना। ये F2, ये F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, F1 और F1 के बीच क्रॉस करवाते हैं, पन्नट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। अपने को तो पता है ना पन्नट स्क्वायर कैसे बनाना है। आओ, एक्स एन एक्स सी, एक्स एन और वाई, आओ, ये फीमेल्स है और ये मेल्स है। आगे आओ करवाते हैं इनको, एक्स एन आएगा, फिर आगे एक्स एन और वाई आएगा, इधर से एक्स एन एक्स सी आया, ठीक है, इधर को एक्स सी और वाई आया। अब यहाँ पे कहानी देखो, इधर को फीमेल्स जो है वो नॉर्मल आई है ना, ये फीमेल्स है, तो ये नॉर्मल आई है। एक तो कैरियर है लेकिन एक तो नॉर्मल, मतलब दोनों ही नॉर्मल है ना, इनमें बीमारी तो कॉज नहीं होगी, बट एक यहाँ पे कैरियर है, वो जीन उसमें चला गया। बट मेल्स में आ जाओ, मेल्स में ये वाला बेचारा नॉर्मल है लेकिन ये वाला कलर ब्लाइंड है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ है। कैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब कुछ तो क्रॉस हुआ है ना, कुछ तो क्रिस क्रॉस हुआ है। कैसे, नॉर्मल फीमेल ले ली, कलर ब्लाइंड मेल ले लिया, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है ना, इन दोनों की आगे शादी करवा, जो बच्चे आगे पैदा होंगे तो वो कैसे होंगे, इन दोनों की शादी करवा ली, इन दोनों के गैमेट्स आपस में जुड़ गए, तो आगे हमें कैरियर फीमेल मिली लेकिन नॉर्मल मेल बना। बट इधर को तो कलर ब्लाइंड मेल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाप है, बाप से बच्चे में वो डिसऑर्डर नहीं जाता। लड़की बीमार हुई है ना, अब इस लड़की की आगे आप शादी करवा दो, तो नॉर्मल बंदे के साथ शादी करवा दो, है ना। मतलब इसी की अगर आप एक नॉर्मल बंदे के साथ शादी करवाते हो, इसी को ले लो या कोई और, है ना, भाई के साथ तो नहीं करवानी है, बट अगर आप किसी नॉर्मल के साथ करवाते हो, इस क्योंकि कैरियर है, इसके पास वो खराब वाला जीन है ना, अगर आप इसकी नॉर्मल वाले को छोड़ो, इसकी शादी अगर आप एक नॉर्मल बंदे के साथ करवाते हो
तो क्या होता है, करवा लो। तो इसमें आगे जो इस बंदे का पोता होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन आगे लड़कियां नॉर्मल होगी, पोतियां नॉर्मल होगी, लेकिन पोते में वो बीमारी जाएगी, पोता क्या होगा, बीमार होगा। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर बीमार मेल है ना, बीमार मेल है, ठीक है। अब बीमार मेल बेटी नॉर्मल होगी, इस बीमारी की बेटी नॉर्मल होगी, लेकिन इससे आगे जो इस बेटी का बेटा होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड मेल बनेगा। क्या समझे, क्या समझे आप? ये क्या है, बीमार मेल क्या है, XC है, XC XN आया था, कैरियर थी। अब आगे इसका जो बेटा होगा उसमें क्या आया था, लो तो इसमें क्या आया था, XCY आया था, और ये क्या था, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड आपको याद रखना है, क्रिस क्रॉस सिर्फ मेल्स में होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, द रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। चलो हेमोफीलिया में क्या है, हेमोफीलिया के पॉइंट्स याद कर लो कि X लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है जी। और क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब बीमारी काज करने के लिए 2 जीन्स का खराब होना जरूरी है, और इसमें क्रिस क्रॉस होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब बात सुनो, हेमोफीलिया जो मेन होता है, मतलब जिस बंदे को हेमोफीलिया होता है उसको कैसे हेमोफीलिया होता है, इसका जो है वो ये खराब होता है ना। इसका अगर एक जीन खराब हो गया, मतलब देखो ये भी मेल्स में ही हो रहा है क्योंकि रिसेसिव है ना, तो इधर इसको तो कोई जीन ही नहीं है, अगर एक ही खराब है तो आगे बीमारी काज करेगा। हेमोफिलिक मेल होता क्या है, या मेल लिख दो यार सीधा, मेल होता क्या है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना। क्या केमिकल्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्या होता है, मान लो इधर किसी बंदे को हेमोफीलिया है, ठीक है, तो इसका जीन खराब है। अब जीन खराब, ये खराब जीन होने की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बनना बंद हो जाएंगे, है ना, ये बनना बंद हो जाएंगे तो हेमोफीलिया हो जाएगा। मतलब जिस बंदे को हेमोफीलिया होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर उसको कहीं माइनर सा कट भी लग गया, है ना, तो अगर उसका वो वाला जीन खराब है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होना जरूरी है ना, ब्लड को रोकने वाले फैक्टर्स होना जरूरी है कि ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है। अगर किसी को कट लगा उसका ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, तो अगर किसी का ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है तो उसमें उस केस में डेथ भी हो सकती है ना। तो मान लो उस बंदे का एक जीन खराब है, ठीक है, उस बंदे का एक जीन खराब है, तो ये हेमोफीलिया जिसको होता है ना, जिसको हेमोफीलिया होता है, मान लो उस बंदे को कहीं कट लग गया, तो अब इस खराब जीन ने क्या किया, वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स थे उनको बनाना बंद कर दिया। इस जीन के खराब होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना बंद हो गए। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना बंद हो गए तो ब्लड कैसे रुकेगा, फिर तो उस केस में मौत होनी ही होनी है। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी कैसे होता है। अगर तो फैक्टर 8 एब्सेंट है ना, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है ये एब्सेंट है तो हेमोफीलिया ए होगा। अगर फैक्टर 9 एब्सेंट है तो हेमोफीलिया बी होगा। लर्न कर लोगे ना, ए पहले आता है तो 8 भी पहले आता है, बी बाद में आता है, 9 भी बाद में आता है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर्स, ठीक है। हेमोफीलिया भी हो गया, समझ में आ गया। हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया पे आओ, ये बहुत बार करा चुकी हूँ मैं आपको शायद। सिकल सेल एनीमिया पे आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, और क्या है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेमोग्लोबिन तो सबको पता होगा, है ना, हेमोग्लोबिन पता है सबको। ये 4 हेम पार्टिकल्स हैं, हेमोग्लोबिन में 4 हेम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन, ये कैसे लिखा है मैंने, दोनों अल्फा चेन है, ये दोनों बीटा चेन है। ये क्या है, ग्लोबिन चेन है, यहाँ लिख देती हूँ ग्लोबिन चेन। कौन से ग्लोबिन चेन, ये, इसीलिए इसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। 4 हेम है तो ग्लोबिन चेन है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है HB, ये हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के केस में पता है क्या, हेमोग्लोबिन के केस में बोल रही हूँ, सिकल सेल एनीमिया के केस में पता है क्या होता है,
ये जो बीटा चेन है ना, इस बीटा चेन पे जो 6th नंबर पे जो अमीनो एसिड्स होता है 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये जो अमीनो एसिड है ना, ये खराब हो जाता है। ये वाला अमीनो एसिड खराब हो जाता है। इस अमीनो एसिड के खराब होने की वजह से पूरी की पूरी बीटा चेन खराब हो गई। ठीक है, इस बीटा चेन के खराब होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक चीज बननी थी, ग्लूटामिक एसिड बनना होता है ना, और बन जाता है वैली GAG बनना होता है, आगे GUG बन जाता है। अब इसको सिकल सेल क्यों, सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की नॉर्मल शेप तो ये ऐसी होती है। तो जब ये बीटा चेन खराब हुई, इसने एक चीज करी, सिकल सेल एनीमिया की, इस आरबीसी की शेप जो है वो सिकल, सिकल पता है घराटी होती है जिससे घास काटते हैं, वैसी हो जाती है। वो घराटी कैसी होती है, ऐसे यहाँ से घास काटते हैं, ऐसी कुछ होती है, तो इसकी शेप भी वैसी ही हो जाती है ना। आरबीसी की शेप भी गिर गई। ये कौन सा है, सिकल टाइप का आरबीसी है। ठीक है, तो ये जो आरबीसी सिकल शेप बना, ये नॉर्मली नहीं बनता है। अब कोई बंदा है जो मतलब दौड़ रहा है बहुत तेजी से, है ना, उसको सांस चढ़ गई, उसको बहुत तेजी से सांस चढ़ गई, तो होता क्या ना, O2 जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, O2 स्ट्रेस में आ जाता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस में आ जाता है, तो सिकल शेप्ड बन जाता है आरबीसी, सिकल शेप्ड का बन जाता है ना। तो सिकल शेप्ड ये ब्लड वेसल है ना, तो इसके अंदर अगर ऐसे आरबीसी सिकल शेप का होगा, है ना, ऐसा बन जाएगा सिकल शेप। अब यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, है ना, ये ब्लॉकेज हो गया, और यहाँ पे जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस कारण अगर किसी का ये जो आरबीसी सिकल शेप बन गया, बहुत तेजी से अगर कोई भाग रहा है तो उसका O2 स्ट्रेस में आ जाता है, तो इस केस में डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिकल सेल ब्लड वेसल में तो ब्लॉक ही हो जाती है ना, है ना, तो उस केस में डेथ भी हो सकती है। ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया में भी ये रिसेसिव है, तो मतलब इसको 2 जीन खराब चाहिए, है ना। इसको अगर सिकल सेल एनीमिया पास करना है, इसके 2 जीन खराब, है ना। अगर दोनों नॉर्मल है तो नहीं होगा, अगर एक नॉर्मल है एक खराब है कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों अगर जीन खराब है तो सिकल सेल एनीमिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है जी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम की मदद से ये जो फिनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड है, ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो चीजों का प्रीकर्सर है। किस किसका हो गया, एड्रिनल हार्मोन हो गया, ठीक है, थायराइड हार्मोन हो गया, और मेलानिन, है ना, इन सब का ये प्रीकर्सर होता है टायरोसिन। तो क्या होता है, ये वाला जो फिनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड है, ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मदद से। तो ये जो फिनाइल क्यूटोनेरिया वाला जो जीन है ना, ये वाला जो जीन है, फिनाइल क्यूटोनेरिया वाला जीन है, ये जो एंजाइम बनाता था, ये एंजाइम बनाता था। अब जब ये अगर जीन खराब हो गया, जीन खराब होगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो फिनाइल एलानिन ये एक्यूमुलेट कर जाएगा, है ना, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन में। तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो गया, है ना। ये फिनाइल एलानिन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट इन ब्रेन, कॉज वेरियस डिजीज। फॉर एग्जांपल मेंटल रिटार्डेशन हो गया, और क्या हो गया, और हो गया डीपिगमेंटेशन हो गया, डीपिगमेंटेशन हो गया, और क्या हो गया, फेयर हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिनाइल क्यूटोनेरिया ये एक डिसऑर्डर है, इसका जीन खराब हो गया तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कोई नहीं बनाएगा। जब ये नहीं बनाएगा तो ये वाला अमीनो एसिड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे ब्रेन में, उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी खराब हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे क्वांटिटी खराब हो जाएगी, किसकी, अल्फा ग्लोबिन बढ़ जाएगा और बीटा ग्लोबिन बढ़ जाएगा। ये एरो अप है ना, मतलब यहाँ पे कुछ चीज इंक्रीज हो रही है। आगे ये 2 टाइप का है, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा, स्पेलिंग का बड़ा हो जाता है मेरा, बीटा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया का क्या होता है, सीमिया में इसका जो जीन है
ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ जीन होते हैं। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया में जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये याद रखना है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, और ये 1 पेयर ऑफ जीन होता है। समझ में आ गया थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। जैसे अभी हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा ना, जिसमें हीमोग्लोबिन का पढ़ा, वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि वहां पे आरबीसी की क्वालिटी खराब हो रही है ना, वो जो बीटा चेन है, अल्फा चेन है, वो पूरा का पूरा खराब हो रहा है, क्वालिटी बेकार हो रही है ना। बट यहाँ पे क्वांटिटी खराब हो रही है। अल्फा चेन भी बढ़ गया, बीटा चेन भी बढ़ गया। अल्फा चेन बढ़ गया तो अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा चेन बढ़ गया तो बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। अल्फा थैलेसीमिया का जीन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। इसका क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये 2 पेयर ऑफ जीन से 1 पेयर ऑफ जीन हो गया। एक लास्ट आता है, स्क्रीनशॉट ले लो। सिस्टिक फाइब्रोसिस की 3-4 चीजें याद रखो। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा म्यूकस हो जाता है वहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा म्यूकस निकलता है। इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे तो पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड का। उसके बाद यहाँ पे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, मौत हो जाएगी 5 साल के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पार्ट हो गया। क्रोमोसोमल हम लोग कल करेंगे। डेफिनेशन तो अपने को पता चली गई कि क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आगे हमने क्या पढ़ा? ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड एक्स एंड वाई लिंक डिसऑर्डर। एक्स लिंक डिसऑर्डर सारे पढ़ लिए। ठीक है, क्या बीमारियां होती हैं? थैलेसीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया क्या हो गया? सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या हो गया? हेमोफीलिया क्या हो गया? फिनाइलकीटोनुरिया क्या हो गया? उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस क्या हो गया? सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप मेरी वीडियोस को मिस ना करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय।